इस एनिमे का फर्स्ट सीजन का एक छोटा सा रिकैप बोल देता हूँ। इसमें मेन कैरेक्टर का नाम होता है विल सर्फर्ट। वह एक मैजिकल दुनिया में रहता है जहाँ उस मैजिक यूज करना ही नहीं आता, बट उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जिसका नाम है एल्फेरिया एल्विस सर्फर्ट, और वो एक टॉप लेवल की मैजिया वेंडर है। विल को भी मैजिया वेंडर बनना है विदाउट मैजिक। वो कैसे बनता है यही इस एनिमे में दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सारे प्रोफेसर्स बोल रहे थे कि इसने सारे एग्जाम्स में परफेक्ट स्कोर किया है, और उन लोगों ने उसके एग्जाम पेपर्स मल्टीपल टाइम्स चेक किए हैं। उसके पेपर में एक भी मिस्टेक नहीं होती, और वो पेपर होता है विल सर्फर्ट का। अभी भी सारे पेपर्स चेक हो रहे हैं और उसने अभी तक एक भी मिस्टेक नहीं की है, एक भी एग्जाम में। और लिहाना मिस करती है अपना परफेक्ट चांस, और सब लोग सोच रहे थे कि उसने ऐसा कैसे किया जबकि वो एक नो टैलेंट स्टूडेंट है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद वो टावर जा सकता है, बट उसका लास्ट एग्जाम अभी भी बाकी है। सब सोच रहे हैं कि वह कहाँ है, और देखते हैं कि वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसके लिए चिंता कर रहे थे क्योंकि उसने ठीक से सोया नहीं है, बट विल बोलता है कि वह एकदम ठीक है और वह सिर्फ लास्ट एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है। उसके दोस्त भी एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं, और पिछला एग्जाम जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था उसमें विल ने एक मॉन्स्टर को डिफीट किया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। विल कहता है कि लिहाना और बाकी सब की वजह से मुझे मेरा प्रैक्टिस क्रेडिट मिला, और वह कहता है कि उन सब के एफर्ट्स को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। उसके दोस्त कहते हैं कि हम उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे। लास्ट टाइम उसने प्रोफेसर एडवर्ड को हराकर 5 पॉइंट्स लिए थे, और अभी भी उसे 6 क्रेडिट्स चाहिए। अगर उसको एक और मिल जाए तो वो टावर जाने के लिए रेडी है। वो इतना क्लोज आकर हार नहीं मान सकता। बट उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम इतना ज्यादा हार्डवर्क करोगे तो तुम्हारे ऐसे ही ग्रे हेयर्स आते रहेंगे। विल के बाकी टीममेट्स और फ्रेंड्स उसके बारे में सोच रहे थे कि वह कल क्या करने वाला है, और लिहाना विग्नल के पास आती है और बोलती है कि तुम जब से लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है तब से बदल चुके हो। विग्नल कहता है कि ये सब विल की वजह से हुआ है। विग्नल भी लिहाना को बोलता है कि तुम भी बदल चुकी हो, और वह भी कहती है कि विल की वजह से उसे भी बदलना पड़ा। और वह लोग कहते हैं कि उन सबको विल से अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर से वो लोग सोच रहे थे कि अभी वो क्या कर रहा होगा। विग्नल बोलता है कि ये बहुत ही इजी है बोलना, वो अपनी नेक्स्ट फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। लेट नाइट कोलेट विल को देखने आती है कि वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है या सो गया है, और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आती है। बट वो आकर देखती है कि वो सो गया है, और वह सोचती है कि विल को शायद ठंड लग रही होगी, इसलिए वह उसको एक चादर से ढक देती है। और विल को ऐसे सोते हुए देखकर वह अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और उसको किस करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक और फ्रेंड आकर उसको रोक देता है। एक्चुअली उसको विल के ऊपर क्रश था, और वह एक लड़का है। अगर तुम्हें ये कौन है और इसके बारे में पूरा स्पॉइलर जाना है तो एंड तक जरूर देखना, वरना तुम लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। जैसे ही वो कोलेट को पकड़ लेता है तो कोलेट बोलना शुरू करती है कि वो विल के लिए चिंता कर रही थी, तो वो सिर्फ उसे देखने आई थी। इग्नोर बोलता है कि उसे देखकर लग रहा था कि वो विल को किस करने की कोशिश कर रही थी, और वो सॉरी बोलता है ऐसी गलत सोचने के लिए। शर्मते हुए कोलेट बोलती है कि सच में मैं उसके लिए चिंता कर रही हूँ। वह पूरा थक जा रहा है, बट स्टिल वह अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहा है। बार बार किसी न किसी नए बैटल में फंस जाता है, और वो कहती है मुझे नफरत है मैजिया वेंडर से, क्योंकि जो स्पेल एल्बिस विना कास्ट करती है विल हमेशा उसके पीछे भागता रहेगा, और एल्फारिया सिर्फ टावर में उसका वेट कर रही है। मुझे विल के लिए बहुत बुरा लगता है। इग्नोर कहता है ये सच है, और वह भी सेम फील करता है। इधर हमें अल्फारिया दिखाई जाती है। उसकी अटेंडेंट उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। वह कहती है नहीं। इतने में एक दूसरी लड़की आती है और अल्फारिया से बात करना शुरू करती है, और वह लोग बात करते हैं कि कैसे अल्फारिया ने उसको मैजिक कंपटीशन में हराया था, और वह दूसरी लड़की इसी बात पर बहस करने लगती है। तभी वहाँ जियो थॉर्जियस रेनबोल्ट आता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वह बोलता है ये मेरा रास्ता है तो इधर से चले जाओ। और वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि तुम हो जिसको इधर से जाना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है। विल अपना लास्ट एग्जाम देने के लिए तैयार है, और तभी टीचर आते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है पूरे टेस्ट में, और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको 6 क्रेडिट्स मिलेंगे। और क्वेश्चन होता है व्हाट इज मैजिक। ये क्वेश्चन जानबूझ कर दिया गया था ताकि विल एग्जाम ठीक से ना दे पाए। उसके सारे दोस्तों को क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया कि ये सिर्फ उसे रोकने के लिए बनाया गया है। पहले तो विल हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर उसने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह सोचता है जो कोई मैजिक उसे नहीं कर सकता वह इस सवाल का जवाब कैसे देगा, जबकि उसके दोस्त मैजिक यूज कर पाते हैं, उनको भी इसका जवाब नहीं पता, तो फिर विल कैसे देगा। और उस टाइम वह सिर्फ अपना और अल्फारिया का प्रॉमिस सोचता है, और वह गिव अप नहीं करता। वह अटेम्प्ट करता है आंसर देने का, अपने हिसाब से अपनी मैजिक को डिस्क्राइब करता है। फिर सीन चेंज होता है। प्रोफेसर वर्कनर प्रोफेसर एडवर्ड से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ विल को रोकने के लिए ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया। एक्चुअली एडवर्ड को विल कभी पसंद ही नहीं था, क्योंकि विल मैजिक यूज नहीं कर पाता और वह बिना मैजिक के भी एक मैजिकल दुनिया में डोमिनेट कर रहा था।
इसलिए उनसे ये सब देखा नहीं गया। वह कहते हैं कि कभी भी एक नो मैजिक यूजर टावर नहीं जा सकता, और वह कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब 40% स्टूडेंट्स ने गलत दिया है, बट उन्हें पता नहीं कि असल में विल क्या पावर रखता है। ये एक छोटा सा स्पॉइलर है, विल के पास जो पावर है वो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और वह सबसे ग्रेटेस्ट बनकर दिखाएगा। अब चलो वापस स्टोरी पर आते हैं। विल को दिखाया जाता है कि वह बैठा हुआ है और इग्नर उससे बात करता रहता है। उसने अपने फेवरेट चश्मे रूम में रख दिए थे, तो वह उसे चश्मे लेकर आया। विल उसको कहता है कि प्रोफेसर एडवर्ड सच में बहुत बुरे हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे लिए बनाया था, कभी भी मेरे जैसा बंदा उस क्वेश्चन का आंसर सही दे ही नहीं सकता। और इसी बात के साथ विल रोने लगता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी एल्फी। इग्नर कहता है कि अभी तुम जिस हालात में हो, मुझे लगता है मैं तुम तक पहुंच सकता हूँ, और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इधर विल के सारे दोस्त उसको ढूंढ रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें वहां मिला, और वह कहते हैं नहीं, और वह अपने रूम में भी नहीं है। सब टेंशन में होते हैं। तभी वहां जूलियस आता है और बोलता है कि एक स्टूडेंट जो टावर नहीं जा सकता और वह कैंपस से डिसअपियर हो गया, ये बहुत कॉमन है इस दिन। और वह कहता है कि एक नो टैलेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक इंसान जो अपनी ही वजह से भाग रहा है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। विल का एक दोस्त गुस्सा हो जाता है और अपना वंड उठाता है और बोलता है कि जो तुमने बोला वह वापस लो। जूलियस कहता है कि ये एक मैजिक अकेडमी है और यहाँ मैजिक ही सब कुछ है, एक स्वॉर्ड यहाँ बिलोंग नहीं करता। और वह सायोन को बोलता है कि तुम क्यों देख रहे हो, और कहता है कि मेरी तरह तुम भी उसे नो टैलेंट को अपना एनिमी मानते हो ना। सायोन कहता है हाँ, तुमने सही कहा, और वह प्लान करता है कि वह विल को अपनी ताकत से डिफीट करेगा। तभी प्रोफेसर वर्कर आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि हम विल को ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं मैं ढूंढ रहा हूँ विल को, तुम सबको भी जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि आज साल की आखिरी रात है टर्मिनेलिया इवेंट के लिए, तुम सबको जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। उधर फेस्टिवल शुरू होता है। ये एक फेस्टिवल है जहां मैजिया वेंडर्स एक बैरियर बनाते हैं जिससे मॉन्स्टर्स सिटी में एंटर ना कर सके। आज का होस्ट है क्लैरी सेरा, 26 इयर्स ओल्ड एंड सिंगल। वह कहती हैं कि आज साल का आखिरी दिन है, फिर भी उसे काम करना पड़ रहा है। वो कहती है कि ऊपर से हैप्पी फैमिलीज को देखकर उसे रोना आता है। फिर वो बोलती है कि आज टर्मिनेलिया की रात है और आज सब मिलकर एक ग्रेट बैरियर बनाएंगे जो स्काई को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। 500 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि स्काई डार्कनेस से लॉक्ड है। मॉन्स्टर्स आकर दुनिया को डिस्ट्रॉय करते थे। तब 5 ग्रेट मैजिशियंस ने स्काई को सील कर दिया और ये बैरियर हर साल बनाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और फिर सब मैजिया वेंडर्स मिलकर बैरियर कास्ट करते हैं। काउंटडाउन होता है 10 से 1 तक और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। मैजिक सर्कल कंप्लीट होता है, बट अचानक कोई स्पेल कास्ट करता है और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं और विल और रोस्ती को, और दोनों अभी भी वहां बैठे होते हैं। तभी सडनली हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। विल बोलता है, एक मिनट, ये तो बिल्कुल वैसे ही मैजिक सर्कल्स हैं जो हमने फ्लोर 11 पे देखे थे। बस ये मत कहना कि ये वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। उधर हम देखते हैं लोग पैनिक में भाग रहे होते हैं, मतलब हर जगह अफरा तफरी मच चुकी होती है। जो भी मैजेस होते हैं वो सब लोगों को बचाने में लगे हुए होते हैं। तभी कुछ मैजेस बोलते हैं, ये डायनो रोजेस हैं। एक मैजेस शॉक में बोलता है, आखिर ये मॉन्स्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो डंजन के डीपेस्ट पार्ट में रहते हैं, तो सरफेस पे आए कैसे? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेरा को। सेरा बोलती है, राजे मैं यहाँ बैरियर कास्ट करने वाली हूँ, तुम बाकी सब हैंडल करना। राजे बोलता है, हम तुम पे काउंट कर रहे हैं। सेरा तुरंत बैरियर मैजिक कास्ट करना स्टार्ट करती है और उसके बैरियर से कुछ गार्डियंस समन हो जाते हैं। ये गार्डियंस मॉन्स्टर्स से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन भाई मॉन्स्टर्स उन गार्डियंस को इजीली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। उन पे कोई अटैक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। बाकी मैजेस बोलते हैं, अब हमारी बारी है, हमें इन मॉन्स्टर्स को रोकना ही होगा। और फिर यहाँ एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाता है। मॉन्स्टर्स लिटरली सबको क्रश कर रहे होते हैं। बाकी मैजेस सिर्फ देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। कोलेट भी ये सब देख के टेंशन में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है रोज पर। रोज एक मॉन्स्टर पे अटैक करता है और उसे लगता है कि उसने मॉन्स्टर को मार दिया। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है और रिएक्शन का टाइम मिलने से पहले ही वो रोज को कमर से 2 टुकड़ों में काट देता है। ये सीन देख के सेरा का दिमाग लिटरली हिल जाता है। वो कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज हो जाती है। इधर बाकी मॉन्स्टर्स भी ब्रूटल तरीके से सब मैजेस को मार रहे होते हैं।
सेरा शॉक में बोलती है, इन पे मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? ये सब कुछ नलिफाई कर रहा है। आखिर हो क्या रहा है? उसके गार्डियंस भी एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर डायरेक्टली सेरा के सामने आता है और अटैक करता है, और तब सेरा की नजर पड़ती है उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार पर। वो शॉक में बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, ये तलवार इनके पास कैसे आ सकती है? वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं होती, वो होती है मैज स्लेयर। मैं तुम्हें बता दूं, मैज स्लेयर एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है जो स्पेसिफिकली मैजेस को मारने के लिए बनाई गई है। सिर्फ नॉर्मल मैजेस ही नहीं, ये स्वॉर्ड टावर के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजेस तक को मार सकती है। अब समझ लो सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैजिकल एकेडमी का एरिया। यहाँ पे जो हेड मास्टर होती हैं, वो खड़ी होती हैं और बाकी मैजेस उनसे बोल रहे होते हैं, हेड मास्टर हमें कुछ करना होगा, इन मॉन्स्टर्स पे मैजिक काम नहीं कर रहा और हमारे मैजेस एक एक करके वाइप आउट हो रहे हैं। सिविलियंस का तो और भी बुरा हाल है। हेड मास्टर डीप सोच में होती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये क्रीचर्स क्या है और मैक्स लेयर वापस कैसे आ गया? वो आगे सोचती है, हर एक मॉन्स्टर के पास मैक्स लेयर है, इसका मतलब कोई है जो इन सब के पीछे है और वो मैसिव स्केल पे इनका प्रोडक्शन कर रहा है। फिर वो डाउट करती हैं, क्या ये वही कल्प्रिट हो सकता है जो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के टाइम पे अपीयर हुआ था? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फाइनली वो डिसीजन लेती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है टावर को बचाना। किसी भी कीमत पर टावर सेफ रहना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है टावर के अंदर। यहाँ पे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिस बैठे होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं, आखिर ये अटैक अभी क्यों हुआ, आज ही क्यों? एक बोलता है, आज हमारी पावर्स ऑलरेडी लो हैं और इफीरिया की मैजिक तो ऑलमोस्ट खत्म है। तब एलियोनोर बोलती है, आज ट्रेमी डे है, इस दिन हम सब अपनी पावर का मेजर हिस्सा बैरियर्स बनाने में यूज कर देते हैं, इसलिए हम वीक होते हैं। वो कंटिन्यू करती है, हमारे एनिमी को ये बात पता थी, इसलिए उसने आज का दिन चूज किया अटैक के लिए। उनका मेन टारगेट हम 5 है और ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिस को हटा दिया तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। तब एक बंदा बोलता है जिसका नाम होता है लॉगवेल, क्या हम बस यहाँ बैठ के देखेंगे? बाहर इनोसेंट लोग मर रहे हैं, क्या हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? तब सबसे ओल्ड मेज एरन गुस्से में बोलता है, लॉगवेल तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? अभी तुम्हारी एक आंख जा चुकी है, अगला नंबर तुम्हारी जुबान का हो सकता है, इसलिए चुप रहो। यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। जब तक हम टावर के अंदर हैं तब तक हम सेफ हैं। अगर हम बाहर गए भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मैजिक ही नहीं बची। इसलिए हीरो बनने की कोशिश मत करो, यहीं बैठो और वेट करो। सीन शिफ्ट होता है एनिमीज के पास। वो बात कर रहे होते हैं, ये मेजेस बाहर क्यों नहीं आ रहे? हमारा इतना बड़ा अटैक क्या सब बेकार जा रहा है? वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर, आइरिस। वो कम्प्लीटली शॉक और फियर में होती है। उससे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। हर जगह लोग मर रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, मॉन्स्टर्स डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तभी एक छोटी सी लड़की की आवाज आती है। वो अपनी माँ के पास बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है। तभी एक मॉन्स्टर उनके पास आता है और उसकी माँ को मारने वाला होता है। आइरिस देख रही होती है, लेकिन वो रिएक्ट कर पाए उससे पहले सडनली एक बंदा एंट्री लेता है और मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और वो कोई और नहीं, विल होता है। विल बोलता है, ये कौन है और यहाँ आए कैसे? क्या सच में इन पे मैजिक काम नहीं करता? वो अपने पास्ट को याद करता है। क्या स्वॉर्ड यूज करना इतना गलत था? क्या मैंने गलत डिसीजन लिया जिसका पनिशमेंट मुझे आज तक मिल रहा है? लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हो। विल फिर भी रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है और मॉन्स्टर्स को मारते रहता है। तब रोस्ती बोलता है, विल तुम आगे बढ़ो, जो मॉन्स्टर्स स्वॉर्ड यूज कर रहे हैं उन्हें तुम हैंडल करो, हम बाकी मॉन्स्टर्स को देख लेंगे। विल बोलता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है फिर से आइरिस पर। उससे एक मैसेज मिलता है एरन की तरफ से, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। जाके ड्वार्फ्स को बोलो कि वो बैटल में ज्वाइन करें। मैं बता दूं, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्वार्फ्स फाइनली बैटल फील्ड में एंट्री ले चुके होते हैं। उनके आते ही सिचुएशन थोड़ी होपफुल लगती है, क्योंकि ये लोग मैजिक पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि प्योर वेपन्स और फिजिकल कॉम्बैट पे फाइट करते हैं। उधर एनिमी साइड पे खड़े लोग बोलते हैं, तो फाइनली ड्वार्फ्स भी आ ही गए, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। उन्हें लग रहा होता है कि गेम ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिहाना को। वो अकेली ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को रोक रही होती है अपनी मैजिक से। हाँ, मैजिक उन पे काम नहीं कर रहा, लेकिन वो उन्हें स्लो डाउन कर पा रही होती है थोड़ी देर के लिए। तभी कोलेट एंट्री लेती है और बोलती है, लिहाना जल्दबाजी मत करो, हम कामली प्लान करना होगा। लिहाना सीरियस टोन में बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम वो करोगी जो मैं बोलूंगी? कोलेट थोड़ा हेजिटेट करती है, क्या तुम श्योर हो, तुम मुझसे ये करवाना चाहती हो? लिहाना बोलती है, हाँ, तुम्हें ये करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाकी मेजेस को। वो एक प्लान बनाते हैं। देखो, मैजिक डायरेक्टली इन पे काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम एक साथ मैजिक कास्ट करें तो उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती, बस उसे एक मोमेंट का उसे कलेक्ट करेगी और वो प्लान एग्जीक्यूट होता है। सब मैजेस
एक साथ मैजिक कास्ट करते हैं, मॉन्स्टर्स की स्पीड थोड़ी स्लो होती है और तब कोलेट अपना मूव लेती है। वो अपनी मैजिक से एक मैसिव स्टैचू को उठा के मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरा देती है और भाई काफी मॉन्स्टर्स उसके नीचे क्रश हो जाते हैं। बैटल और इंटेंस होती जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है एनिमीज के पास। वो बोलते हैं, मुझे लगता है अब टाइम आ गया है, हमें अपने मेन पीस को बैटलफील्ड में उतरना होगा। दूसरी लड़की पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि अभी सही वक्त है? वो बंदा बोलता है, हाँ अब वक्त आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है विल पर। वो अभी भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। तभी सडनली उसके पास एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से बहुत बड़ा क्रीचर बाहर आता है। विल शॉक में बोलता है, ये क्या है? क्या ये सच में एक डायनोरोसस है? और बिना डिले के वो जायंट मॉन्स्टर विल पे एक पावरफुल अटैक करता है। सिर्फ एक किक में विल को इतनी दूर फेंक देता है कि वो काफी सारे बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ दूर जा करता है। विल मुश्किल से उठता है फाइट कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही वो खड़ा होता है, मॉन्स्टर फिर अटैक करता है और ऑलमोस्ट उसे फिनिश कर देता है। तभी ड्वार्व्स एंट्री लेते हैं। वो बोलते हैं, विल पीछे हट जाओ, अब इसे हम हैंडल करेंगे। सारे ड्वार्व्स मिलके उस जायंट मॉन्स्टर को घेर लेते हैं, लेकिन तब कुछ शॉकिंग होता है। वो मॉन्स्टर अपना कोर बाहर निकलता है और जैसे ही वो कोर एक्टिवेट होता है, जो भी छोटे मॉन्स्टर्स पहले मर चुके होते हैं, उनकी लाइफ एनर्जी उनके बॉडी से निकलकर इस जायंट मॉन्स्टर के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है। यहाँ रिवील होता है, ये मॉन्स्टर अपने ही काइंड को कंज्यूम करता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और एग्जैक्टली वही होता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो और बड़ा और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर बस कुछ ही सेकंड्स में वो सारे ड्वार्व्स को मार देता है। हाँ, लिटरली एक मोमेंट में सब खत्म। एनिमी साइड पे खड़ा बंदा चिल्लाता है, अब मजा आ रहा है, सबको खत्म कर दो। सीन शिफ्ट होता है विल पर। वो कंप्लीटली शॉक और ट्रॉमा में होता है। वो बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? तभी रोस्ती एंट्री लेता है। वो बोलता है, विल ये लो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत थी। वो अपनी वॉन्ड की मैजिक विल को देने वाला होता है, लेकिन जैसे ही रोस्ती अपना हाथ उठा के विल को अपनी मैजिक देने वाला होता है, सडनली वो जायंट मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है और एक सेकंड के अंदर वो रोस्ती का हाथ काट देता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, उसका हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है। ये देखते ही विल का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, रोस्ती ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? वो तुरंत उसके पास भाग के जाता है और उस मॉन्स्टर पे पगलों की तरह अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर भी उतनी ही स्पीड से काउंटर करता है। हर अटैक का जवाब मिल रहा होता है और फिर एक पॉइंट पे विल रियलाइज करता है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसे नहीं हरा सकता। शायद ये सच है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। उधर रोस्ती जो अपना एक हाथ खो चुका होता है, वो मुश्किल से खड़ा होता है। वो अपनी किटी को बोलता है, किटी तुम कोलेट के पास चले जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर और विल के बीच। मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सीधा विल के बॉडी के आर पार करने वाला होता है। विल रिएक्ट भी नहीं कर पाता और तभी रोस्ती बीच में आ जाता है। वो अटैक जो विल को लगने वाला था, सीधा रोस्ती के बॉडी के थ्रू चला जाता है। मतलब रोस्ती ने अपनी जान दे दी विल को बचाने के लिए। इस मोमेंट पे सब कुछ रुक जाता है। टाइम जैसे स्लो हो जाता है। विल बस खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त उसके लिए अपनी जान दे देता है। रोस्ती धीरे से गिरता है और इस बार वो वापस नहीं उठता। विल टूट जाता है। वो चिल्लाता है, रो पड़ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ना वो रोस्ती को बचा पाया, ना वो मॉन्स्टर को रोक पाया। उसके अंदर सिर्फ गिल्ट, पेन और हेल्पलेसनेस रह जाता है। और इसी इमोशनल और ट्रैजिक मोमेंट के साथ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।